आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूक्रेन के बारे में। अभी तक आप सभी को ये न्यूज़ मिल चुकी होगी कि रशिया और यूक्रेन के बीच में काफ़ी ज़्यादा टेंशन बना हुआ है और कई जगहों पर स्पेकुलेट किया जा रहा है कि आने वाले समय में रशिया यूक्रेन के ऊपर चढ़ाई कर सकता है। आज का ये वीडियो कंपैरेटिवली दूसरे वीडियो से ज़्यादा डिटेल्ड होगा और इस वीडियो के दौरान हम लोग हिस्टोरिकल एस्पेक्ट के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान देंगे। वैसे अगर आपको किताबें पढ़ना पसंद है लेकिन आपके बिजी शेड्यूल में आपके पास उसके लिए समय नहीं है तो ऑडियो बुक्स एक बहुत ही यूजफुल सोल्यूशन हो सकता है। कुकू एफएम ऐप एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको 1000 से भी ज़्यादा घंटों का क्वालिटी कंटेंट ऑडियो बुक के तौर पर मिलेगा। इसमें फिक्शनल, नॉन फिक्शनल और भी अलग अलग जॉनर की किताबें मिल जाती हैं। इंटरेस्टिंगली इन ऑडियो बुक्स को आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी सुन सकते हैं और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, ये ऐप पूरी तरीके से मेड इन इंडिया ऐप है और आई एम श्योर मेड इन इंडिया ऐप को आप पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट एक्स के व्यूअर्स के लिए इस ऐप में एक स्पेशल डिस्काउंट है। अगर आप हमारा कूपन कोड CF50 यूज़ करते हैं तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड 50% का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन हाँ, ये डिस्काउंट केवल पहले 250 मेंबर्स तक ही लिमिटेड है। मैंने इनफैक्ट कुछ दिनों पहले वर्ल्ड वॉर 1 की ऑडियो समरी सुनी थी और इस समय मैं वर्ल्ड वॉर 2 के ऊपर एक ऑडियो समरी को सुन रहा हूँ और ये दोनों ऑडियो समरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इनके भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बात करते हैं आज के इस वीडियो में यूक्रेन क्राइसिस के बारे में और समझते हैं कि इसका इम्पैक्ट अलग अलग पार्टीज के ऊपर किस तरीके से होगा। इस क्राइसिस को समझने के लिए आपको यूक्रेन की जियोग्राफिकल पोजीशन समझनी पड़ेगी। सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन से पहले यूक्रेन सोवियत यूनियन का हिस्सा था, लेकिन अब यूक्रेन यूरोप और रशिया के बीच में आता है। अगर आप ध्यान से मैप में देखेंगे तो एग्जैक्टली यहाँ पर यूक्रेन है, जहाँ पर पोलैंड, स्लोवाकिया और रोमानिया जैसे देश इसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। वहीं पर इसके ईस्टर्न साइड में रशिया है और आमतौर पर मॉडर्न डे जियोपॉलिटिक्स में किसी भी क्राइसिस के पीछे जो सबसे बड़े दो कारण होते हैं, यूक्रेन के केस में वो दोनों के दोनों कारण एप्लीकेबल हैं। पहला कारण होता है टेरिटोरियल डिस्प्यूट जो रशिया और यूक्रेन के बीच में एग्जिस्टिंग है और दूसरा कारण होता है सिक्योरिटी, जिसमें एनर्जी सिक्योरिटी भी आता है और यूक्रेन और रशिया के बीच में सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर भी डिस्प्यूट है। पहले सिक्योरिटी एस्पेक्ट को समझने के लिए चलते हैं थोड़ा पास्ट में। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद में 1 दिसंबर 1991 को यूक्रेन ने अपने आप को एक अलग देश घोषित कर दिया था और लियोनाइड कार्बाचोव यूक्रेन के पहले राष्ट्रपति बने थे। लेकिन उनकी प्रेसिडेंसी के दौरान यूक्रेन की इकोनॉमी काफी ज्यादा श्रंक हुई। माना जाता है कि यूक्रेन की इकोनॉमी लगभग 20% श्रंक हुई थी, जिसके बाद 1994 में लियोनाइड कुचमा को यूक्रेन की जनता ने अपना राष्ट्रपति चुना। उनके टेन्योर के दौरान यूक्रेन की इकोनॉमी लगभग 10% बढ़ी थी, लेकिन उनका नाम बहुत सारे अलग अलग करप्शन स्कैंडल्स में आया और इसी वजह से साल 2004 में उन्होंने इलेक्शन लड़ने से खुद ही मना कर दिया था। साल 2004 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी काफी इंटरेस्टिंग रहे थे और इस इलेक्शन के दौरान 2 कैंडिडेट थे और इंटरेस्टिंगली दोनों का नाम विक्टर था, विक्टर यानुकोविच और विक्टर युशेंको। जहां विक्टर यानुकोविच प्रो रशिया थे, वहीं पर युशेंको प्रो वेस्ट थे। इनिशियली इस इलेक्शन के दौरान यानुकोविच एक नैरो मार्जिन से जीत गए थे, लेकिन बाद में युशेंको के सपोर्टर्स ने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया था जिसका नाम था ऑरेंज रेवोल्यूशन, जिसके बाद यूक्रेन की सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शंस को कैंसिल करके दोबारा इलेक्शन करने का आदेश दिया था, जिसमें युशेंको जीत गए थे। युशेंको के टेन्योर के दौरान यूक्रेन के अंदर यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करने की एस्पिरेशन और ज्यादा बढ़ी थी और उनके रशिया के साथ में रिलेशन काफी ज्यादा खराब हुए थे। इनफैक्ट उनके टेन्योर के दौरान यूरोप में नेचुरल गैस की शॉर्टेज हो गई थी, क्योंकि ये गैस रशिया से आती है और यूक्रेन एक ट्रांजिट कंट्री का काम करता है। ऐसी कई चीजों के चलते युशेंको की पॉपुलैरिटी यूक्रेन में कम होती चली गई और जब साल 2010 के इलेक्शंस आए तब माना जा रहा था कि युशेंको के जीतने के चांसेस बिल्कुल नहीं है और ऑरेंज रेवोल्यूशन के दौरान उनके जो एलाइज थे, जिनमें यूलिया तोमाशेंको सबसे आगे थी, वो अब प्रेसिडेंशियल रेस में थी। लेकिन फिर भी विक्टर युशेंको इन इलेक्शंस में लड़ते हैं और ये मुकाबला 3-वे रेस बन जाता है, जहां पर यूलिया तोमाशेंको, विक्टर युशेंको और विक्टर यानुकोविच एक दूसरे से प्रेसिडेंशियल रेस में लड़ रहे होते हैं और इस प्रेसिडेंशियल रेस में अल्टीमेटली यानुकोविच जीत जाते हैं। और जैसा कि हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि विक्टर यानुकोविच प्रो रशिया थे और इसी वजह से उनकी प्रेसिडेंसी टर्म के दौरान यानी कि साल 2010 से 14 के बीच में यूक्रेन के रशिया के साथ में रिलेशनशिप काफी बेहतर हो गई थी। इंटरेस्टिंगली साल 2011 में यूलिया तोमाशेंको के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगाए गए थे और इसी दौरान यानुकोविच के ऊपर ये एलिगेशंस लगना शुरू हो गई थी
कि वो पावर को सेंट्रलाइज कर रहे थे और यूक्रेन को काफी हद तक रशिया की तरह कंट्रोल डेमोक्रेसी बनाने की कोशिश कर रहे थे। अपनी प्रेसिडेंसी के दौरान यानुकोविच ने कई प्रो रशिया डिसीजंस लिए थे, जिनमें से एक सेवास्तोपोल नेवल बेस को लेकर किया था। क्रीमियन पेनिनसुला में मौजूद इस नेवल बेस को रशिया की ब्लैक सी फ्लीट उस समय यूज कर रही थी और यानुकोविच ने इसके कंट्रोल को बढ़ा दिया था और उसके बदले रशिया से सस्ते में गैस खरीदी थी। इस चीज को यूक्रेन की जनता ने एक बहुत बड़े ब्लंडर के तौर पर लिया था और कुछ इसी तरीके का ब्लंडर साल 2013 में यूक्रेन यूरोपियन यूनियन एसोसिएशन अग्रीमेंट साइन ना करके किया था। जब यानुकोविच ने यह अग्रीमेंट साइन नहीं किया था तो यूक्रेन की स्ट्रीट्स में प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया था, जिसके बाद साल 2014 का यूक्रेनियन रेवोल्यूशन आया था और प्रोटेस्टर्स ने एक कैंप बना लिया था, जिसके बाद प्रोटेस्टर और पुलिस के बीच में एक भयंकर झड़प हुई थी जिसमें 80 लोग मारे गए थे। इस वायलेंस के बाद में यानुकोविच यूक्रेन छोड़कर चले गए थे और उनके वहां पर ना होने के कारण यूक्रेन की पार्लियामेंट ने उनको पावर से हटा दिया था और यूलिया तोमाशेंको को जेल से बाहर निकाल के उनके लॉयलिस्ट अलेक्जेंडर तुर्चिनोव को प्रेसिडेंट बना दिया था। इस प्रेसिडेंट इंस्टॉलेशन के बाद में यूक्रेन में उन इलाकों में प्रोटेस्ट शुरू हो गया था जहां के लोग रशिया को सपोर्ट करते थे। और आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम पर यह समझना जरूरी है कि यूक्रेन में बहुत सारे लोग रशियन स्पीकिंग हैं। अगर आप इस मैप को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यूक्रेन में जो लोग रशिया के बॉर्डर के पास में रहते हैं वो रशियन बोलते हैं, उनका कल्चर काफी हद तक रशियन है और वो अपने आप को रशिया से ज्यादा एसोसिएट करते हैं। वहीं पे जो लोग वेस्ट की तरफ रहते हैं वो अपने आप को वेस्ट से ज्यादा एसोसिएट करते हैं और इसी वजह से इनके बीच में एक अच्छा खासा डिवाइड है। इस डिवाइड के चलते यानुकोविच को हटाने के बाद में रशिया के साथ अपने आप को एसोसिएट करने वाले जितने भी लोग थे उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद रशिया ने क्राइमिया के ऊपर कब्जा करके उस इलाके में रेफरेंडम करा दिया था और रशियन क्लेम के हिसाब से इस रेफरेंडम में 90% लोगों ने यूक्रेन से फ्रीडम को लेकर रेफरेंडम में वोट किया था। अगर आप यूक्रेन के मैप में देखेंगे तो क्राइमिया एग्जैक्टली यहाँ पर है और रशिया के क्राइमिया इन्वेजन के बाद में डोनेस्क और लुहांस्क में सेपरेटिस्ट मूवमेंट शुरू हो गया था और आर्म्ड सेपरेटिस्ट ग्रुप ने इन इलाकों को आजाद घोषित कर दिया था और इनको नाम दिया था डोनेस्क पीपल रिपब्लिक और लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक। इन दोनों इलाकों को मिलाकर डॉनबास रीजन बनता है और इस समय जो यूक्रेन में क्राइसिस चल रहा है वो एग्जैक्टली इसी इलाके में चल रहा है। अब इस पूरे क्राइसिस में समझते हैं यूरोप की परेशानी। यूरोप में यूज होने वाला 46% सॉलिड फ्यूल रशिया से आता है। अगर नेचुरल गैस की बात की जाए तो 41% नेचुरल गैस रशिया से आती है। वहीं अगर क्रूड ऑयल की बात की जाए तो 26% क्रूड ऑयल रशिया से आता है। यानी कि यूरोप रशिया के ऊपर काफी हद तक अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए डिपेंडेंट है और रशिया के सप्लाई रूट्स या तो बेलारूस और या फिर यूक्रेन होके आते हैं। ऐसे में यूरोप नहीं चाहता है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो। तो आपका नेचुरल क्वेश्चन होगा तो क्यों ना यूक्रेन को ईयू में शामिल कर लिया जाए और उनको नेटो मेंबरशिप दे दी जाए। देखिए, ऐसा करने से यूरोप में एक मैसिव इमिग्रेशन होगा और इसी वजह से यूरोपियन कंट्रीज यूक्रेन में इस समय क्राइसिस नहीं चाहते हैं और तभी आप इस तरीके की फोटोग्राफ्स को देख रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात की जाए तो उनकी परेशानी भी यूरोप को लेकर ही है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं चाहता है कि यूरोप की डिपेंडेंस रशिया के ऊपर और भी ज्यादा बढ़े और इस चीज को देखते हुए वो कहीं ना कहीं इस क्राइसिस को और ज्यादा हवा दे रहे हैं। वहीं अगर रशिया की बात की जाए तो रशिया यूक्रेन को बाईपास करने की कोशिश काफी समय से कर रहे हैं और इसी कोशिश के दौरान बाल्टिक सी से रशिया और यूरोप ने मिलकर नॉर्ड स्ट्रीम स्टार्ट की थी और इस समय नॉर्ड 2 स्ट्रीम के ऊपर भी काम चल रहा है। रशिया के लिए यूक्रेन एक ज्यादा पॉलिटिकल मैटर है या कहें व्लादिमीर पुतिन के लिए यूक्रेन एक ज्यादा पॉलिटिकल मैटर है और पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन में जितने भी रशियन स्पीकिंग लोग हैं उनको रशिया बैक करे और ऐसा करने से रशिया में व्लादिमीर पुतिन की अप्रूवल रेटिंग्स और बेहतर होती है। वहीं यूक्रेन में यूक्रेनियन प्रेसिडेंट डॉनबास रीजन को जाने देते हैं या कहें रशिया का कब्जा होने देते हैं तो वो उनके लिए पॉलिटिकल सुसाइड होगा। वैसे ये दोनों डिफैक्टो स्टेट्स लुहांस्क और डोनेस्क मोरलेस रशिया में मिल चुके हैं क्योंकि यहाँ पर जिन रेबल ग्रुप्स का कंट्रोल है वो प्रो रशिया है और उनको वेपन और मिलिट्री ट्रेनिंग रशियन आर्मी से मिल रही है और इसी वजह से रशिया की तरफ से जो ट्रूप कॉन्सेंट्रेशन किया गया है वो यूक्रेन के ऊपर प्रेशर डालने के लिए किया है। वैसे इस मोमेंट पर किसी भी अनसर्टेनिटी को लेकर कुछ भी नहीं कहा जा सकता और इसी वजह से ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में यूक्रेन क्राइसिस किस तरीके से इवॉल्व होता है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए कॉन्फ्लिक्ट एक्स। जय हिंद।